नमस्कार, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। मेरा नाम है संजय भंडारी और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पेज में। यहां पर हम लोग एक क्रैश कोर्स JEE नीट 2021 के नाम से चला रहे हैं, जहां पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जाती है। तो बच्चों, इस क्रैश कोर्स में आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है: फुल चैप्टर रिवीजन, कंबाइंड ऑनलाइन टेस्ट, यूनिट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन, प्रैक्टिस शीट और लास्ट में डाउट सोल्यूशन। ये सारी चीजें हमारे केमिस्ट्री पेज मोबाइल ऐप में अवेलेबल है, तो आप प्ले स्टोर में जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीजें इस ऐप में मिलेंगी। जितने भी ऑनलाइन टेस्ट है, चाहे वो कंबाइंड हो चाहे यूनिट वाइज हो, वो सारे के सारे केमिस्ट्री पेज मोबाइल ऐप में। डीपीपीज वहां पर है, नोट्स वहां पर है, प्रिंटेड और हैंड रिटन दोनों। रिजल्ट एनालिसिस आप कर सकते हैं और वीडियो लेक्चर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। आज की बात करें तो आज हमारे पास है नीट प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन। चैप्टर होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। 2020 से लेकर 2004 तक जितने भी क्वेश्चन है सबका हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नीट 2020 में किस तरह का क्वेश्चन आया है। तो नीट 2020 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी, उसमें कई सारे लाइगेंड दिए हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के हिसाब से अरेंज है। तो बच्चों, आपको उसी ऑर्डर को याद रखना है। तो वो जो ऑर्डर है उसमें CN लाइगेंड सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, उससे कम ऑक्सिलेटो, उससे कम फ्लोरिडो और लास्ट में थायोसाइनेटो। क्लियर? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। CN सबसे ज्यादा और SCN सबसे कम। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी में मिल जाए। 2019 में केवल एक ही क्वेश्चन आया है और ये आपके सामने, व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन K4FeCN6। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला दे रखा है और बोल रहा है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे आपको ये बताना है कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि Fe का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो बच्चों, यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। जब Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हमने पता कर लिया +2, तो उसके बाद ये पता करो कि जो Fe के साथ लिगेंड जुड़ा है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। CN इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। CN इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी बोलने का मतलब है ये स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा। तो T2G और EG के बीच में गैप ज्यादा बनेगा। तो यहाँ पर बच्चों देखो स्प्लिटिंग किस तरह से होगी, 3 ऑर्बिटल नीचे और 2 ऑर्बिटल ऊपर। तो 2 ऑर्बिटल जो ऊपर है उनका नाम है EG, जो नीचे है T2G। ठीक है, यहाँ पर बच्चों गैप ज्यादा है, डेल्टा O जो है वो ज्यादा है। तो बोलने का मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहेंगे, नीचे के ऑर्बिटल में रहेंगे। तो Fe2+ अगर मैं देखूं तो Fe का होता है बच्चों 3d6 and 4s2। तो Fe2+ है तो 4s2 निकल गया। तो Fe2+ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6। अब हमें 6 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है। तो बच्चों पहला यहां जाएगा, दूसरा यहां जाएगा, तीसरा यहां जाएगा। एनर्जी गैप ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, तो 4th इधर, 5th इधर और 6th इधर। बोलने का मतलब है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G6 EG0। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट। उसके बाद आ जाओ 2018, 3 क्वेश्चन आ रखे हैं। आयरन कार्बोनिल इज ए टाइप ऑफ। तो बच्चों यहाँ पर कार्बोनिल के साथ केवल एक ही मेटल जुड़ा है, तो इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं मोनो। अगर कहीं पर 2 मेटल कंबाइंड होते हैं तो वो डाइन्यूक्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों इसमें किस तरह की आइसोमेरिज्म शो। देखो आयोनाइजेशन तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि काउंटर आयन है नहीं। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर भी पॉसिबल है नहीं क्योंकि 2 मेटल कंपाउंड यहाँ पर होने चाहिए। उसके बाद है लिंकेज आइसोमर। लिंकेज भी पॉसिबल है नहीं। लिंकेज में आपको जो है कुछ खास तरह के लिगेंड जैसे NO2 और CN होने चाहिए, वो भी लिंकेड है नहीं। तो बचा कौन बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आंसर हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और वैसे भी जो है इस तरह के कंपाउंड, देखिए अगर मैं आपको लिखूं CO, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, देखो EN और EN, तो EN और EN, ठीक है, और यहाँ Cl और नीचे Cl, ये ट्रांस हो गया और उसके बाद एक और इसका बन सकता है सिस। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। उसके बाद आता हो
क्वेश्चन नंबर 3 पे, द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO4। अच्छा, NiCO4 में जो Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है बच्चों 3D8 और 4s2। ठीक है, क्योंकि Ni में जो ऑक्सीडेशन नंबर Ni का है वो है 0, तो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर रहने वाला है। अच्छा, जो CO है बच्चों वो एकदम स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, तो ये क्या करेगा, इन दो इलेक्ट्रॉन को D को दे देगा, यानी पेयरिंग कराएगा। तो अब D में हो गए 3D10, इसका मतलब D ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। और टोटल कितने यहाँ पर लाइगेंड है, 4 लाइगेंड है, तो यहाँ पर बच्चों होने वाला है sp3। तो sp3 होगा और डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी और डायामैग्नेटिक होगा, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, पेयर्ड है। तो आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 2017 से आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। जैसा मैंने आपको बोला था, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिग्मा बॉन्डेड, कुछ पाई बॉन्डेड, कुछ सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एजेंट जो है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है RMgX। ठीक है, और यहाँ पर जो R और Mg के बीच है वो केवल सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछ रहा है बच्चों कि हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स है, जैसे COCl3 6NH3, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है और तीसरा कॉम्प्लेक्स है। इसमें अगर हम AgNO3 को मिलाएंगे तो AgCl के कितने मोल बनेंगे रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास है COCl3 6NH3। यहाँ पर बच्चों देखो लाइगेंड कितने हैं, 9 लाइगेंड है टोटल, और CO जो है मैक्सिमम कितने लाइगेंड ले सकता है, 6 लाइगेंड ले सकता है। इसका मतलब 3 लाइगेंड जो है क्या बनेंगे, काउंटर आयन बनेंगे। तो इसका फॉर्मूला बच्चों कैसे होगा, देखो CONH3 का 6 और Cl, 3 Cl बाहर आ जाएंगे। तो अगर 3 Cl बाहर आ जाएंगे बच्चों तो कितने मोल बनेंगे AgCl के, 3 मोल बनेंगे। तो बोलने का मतलब है कि Cl कितने काउंटर आयन बना सकता है। Cl लाइगेंड का पार्ट भी हो सकता है और काउंटर आयन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि NH3 कितने कम और ज्यादा है। तो बोलने का मतलब है कि पहले वाले में 3 मोल, दूसरे वाले में देखो बच्चों 5 NH3 है और 3 Cl है, टोटल कितने में, 8 लाइगेंड में। तो 8 लाइगेंड में 6 लाइगेंड आप जो है CO के साथ लगा दो, तो 5 NH3 लगेंगे, 1 Cl लगेगा। बोलने का मतलब है केवल 2 Cl काउंटर आयन बनेंगे। तो 2 Cl काउंटर आयन बनेंगे तो कितने मोल बनेंगे AgCl के, 2 बनेंगे। ठीक है, और लास्ट वाले में देखो 4 ये हैं और 3 ये है, टोटल 7 लाइगेंड है। तो 6 लाइगेंड जो है CO के साथ चले गए, बचा कितने लाइगेंड, 1 लाइगेंड बचेगा, और वो कौन बचेगा, 1 Cl बचेगा, और वो Cl काउंटर आयन बनेगा। तो बोलने का मतलब है कि जितने NH3 कम होते जाएंगे Cl काउंटर आयन से लाइगेंड बनते जाएंगे, तो AgCl के नंबर ऑफ मोल जो प्रोड्यूस होंगे वो कम होते जाएंगे। तो पहले वाले में बच्चों 3, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 1, 3, 2 और 1, यानी इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट 3+। तो बच्चों यहाँ पर कोबाल्ट के साथ 3 ही तरह के लाइगेंड है, एक है वाटर यानी एक्वा, दूसरा है अमोनिया यानी अमाइन, तीसरा है EN यानी एथेन 1,2 डाइअमाइन। अब आपको यह देखना है कि इनकी वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो अगेन आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखनी है। तो बच्चों स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी लाइगेंड है वो एनर्जी के हिसाब से अरेंज्ड है, यानी कौन सी एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और इसको हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के हिसाब से लाइगेंड का जो ऑर्डर है वो है EN, ये सबसे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद है NH3, और बच्चों उसके बाद हमारे पास है वाटर। अब ये ऑर्डर जो है ये एनर्जी का है, यानी डेल्टा E का है। तो वेवलेंथ का ऑर्डर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो सबसे कम एब्जॉर्ब करेगा EN, उसके बाद थोड़ा ज्यादा NH3 और लास्ट में वाटर। ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखिए EN सबसे कम, फिर थोड़ा सा ज्यादा NH3 और सबसे ज्यादा H2O। क्वेश्चन नंबर 4, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू MnCN6 3-। तो यहां पर आपको हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री ये देखनी है कि ऑक्टाहेड्रल है
ये टेट्राहेड्रल है। अब सबसे पहले देखते हैं बच्चों, देखो Mn के साथ 6 लिगैंड जुड़े हैं, दैट मींस इट इज ऑक्टाहेड्रल। तो ये टेट्राहेड्रल तो पॉसिबल है ही नहीं, और नहीं ये स्क्वायर प्लेनर है। तो दो ऑप्शन तो हमने कट कर दिए, यानी बी और डी में से तो पॉसिबल नहीं है। अब ए और सी की हम बात करते हैं। तो यहां पर देखो जो Mn है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है Mn+3, और Mn+3 में डी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखो Mn में होता है 25, तो 25 का मतलब 3d5n4s2, और जब ये Mn3+ बनाएगा तो यहां पर हो जाएगा 3d4। क्लियर। अब 3d4 को आप अरेंज करोगे तो ये इस तरह होगा हमारे पास 1 2 3 4, और ये s और ये p। क्लियर। ये 3d, ये 4s और ये 4p। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, 1 2 3 और 4। ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो Mn के साथ लिगैंड जुड़ा है वो है Cn, और Cn एक तरह का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करवाते हैं। तो बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, तो अब आपको ये इस तरह का दिखेगा, देखो 1 2 3 4 है ना, तो यहां हो गए 2, यहां 1 और यहां 1, तो अब 2d बचे, तो हो जाएगा d2 और एक s और 3p, तो d2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। यानी ये एक तरह का इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब इसमें इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। क्लियर। तो आंसर हो जाएगा d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ऑक्टाहेड्रल, यानी सी विल बी करेक्ट आंसर। फिफ्थ आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ। और जनरली जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.28 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों ये एक तरह के मेटल कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक। और जैसा मैंने आपको बताया था कि मेटल कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं इस तरह के, इसके ऑर्बिटल और इसके ऑर्बिटल और इसके ऑर्बिटल और इसके ऑर्बिटल, यहां पर जो है बैक बॉन्डिंग होती है, तो सिग्मा ऑर्बिटल भी है और साथ में पाई ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड भी बन जाता है। तो दिस इज टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से बच्चों CO जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाती है, यानी वो इस तरह का कॉम्प्लेक्स कुछ बढ़ जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड कितने में, किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ गई। ये तो है ना, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो यहां पर बच्चों क्वेश्चन ये दे रखा है कि सबसे ज्यादा CO बॉन्ड लेंथ किस में होगा। तो CO जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन M को देगा उतना ही ये जो बॉन्ड लेंथ है बढ़ेगी, यानी इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो बॉन्ड क्या होगा बच्चों, वीक होगा, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। और CO कितने इलेक्ट्रॉन देगा ये डिपेंड करेगा कि CO पर जो है नेगेटिव चार्ज कितना है। ठीक है। तो बच्चों इस हिसाब से सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज आता है यहाँ पर बी ऑप्शन। तो CO पर नेगेटिव चार्ज बढ़ने से बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी, बैक बॉन्डिंग बढ़ने से CO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि बॉन्ड क्या होगा, कमजोर होगा। ठीक है, तो समझ में आई बात। नेक्स्ट हमारे पास है 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ d ऑर्बिटल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। तो बच्चों अलोंग द एक्सिस आपको दो बता, बिटवीन द एक्सिस और अलोंग द एक्सिस। तो 3 ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस थे, 2 ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस थे, dz² एंड dx² माइनस y², ये अलोंग द एक्सिस होते हैं। तो dz², ये नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है कोबाल्ट क्लोराइड फॉर्म सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया। और ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि AgNO3 के साथ AgCl नहीं बनाएगा। तो बच्चों AgCl वही नहीं बनाएगा जब Cl सारे के सारे लिगैंड की तरह काम करेंगे। अगर Cl काउंटर आयन की तरह काम करेंगे तो AgCl बनेगा, अगर Cl लिगैंड की तरह काम करेंगे तो कभी भी AgCl मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। तो बच्चों इसमें आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि देखो यहाँ पर केवल 3 ही अमोनिया के लिगैंड है। तो ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए आपको 3 लिगैंड और चाहिए, तो वो कहां से लेगा, Cl को लिगैंड बना देगा। तो बच्चों अगर अमोनिया जो है 3 से ऊपर होता है, जैसे यहाँ पर देखो अमोनिया 4 है, तो कितने और लिगैंड चाहिए, 2 चाहिए,
तो 2 यहां से ले लेगा, लेकिन एक Cl बाहर बचेगा एज ए काउंटर आयन। यहां पर देखो 6 के 6 लिगेंड अमोनिया के यूज करेगा, 3 बाहर आ जाएंगे। यहां पर 5 है, यहां पर जो है 1 यूज करेगा, 2 बाहर आ जाएंगे। केवल ए ऑप्शन में सारे के सारे क्लोरीन लिगेंड की तरह काम करेंगे, काउंटर आयन नहीं बनेगा, तो पीपीटी नहीं बनेगा AgCl। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। पूछ रहा है कि COCN63 के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि CO का हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा बच्चों 3d6। अच्छा, 3d6 के साथ कौन सा लिगेंड जुड़ा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जुड़ा है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में बच्चों क्या होगा, T2G नीचे और Eg ऊपर। Eg 2 ऑर्बिटल है, T2G कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब है गैप ज्यादा है, तो जितने के 6 के 6 इलेक्ट्रॉन सीधे नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो देयर इज नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। और बच्चों जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नीचे होते हैं, ऊपर कोई नहीं होता, उसको हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर कितने आइसोमर बनेंगे देखो, है ना, COEN Cl2। तो बच्चों यहाँ पर 3 आइसोमर बनते हैं, 2 ज्योमेट्रिक, 2 ज्योमेट्रिकल और 1 ऑप्टिकल। ठीक है, तो 2 ज्योमेट्रिक कैसे बनेंगे देखो, CO और यहाँ पर En2 है ना, En और En ऐसे करके, और Cl ऊपर Cl ऊपर, ये तो हो गया बच्चों ट्रांस। और एक इसका सिस भी बन सकता है, कैसे करके देखो, यहाँ पर En है ना, और ये Cl और Cl एक दूसरे के नजदीक ले आओ, En। ठीक है, तो एक बनेगा बच्चों सिस और एक बनेगा ट्रांस, ये तो ज्योमेट्रिक। अब सिस जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता है, तो इसका ऑप्टिकल पॉसिबल नहीं है, इसका एक ऑप्टिकल बनेगा। तो ट्रांस के 2 ऑप्टिकल और एक सिस, टोटल आइसोमर कितने हुए, 3 हो। उसके बाद है 12, द हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्स निकल टेट्रा कार्बोनिल और 2-। ठीक है बच्चों, तो निकल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 28, तो निकल में होता है 3d8n4s2। ठीक है, और यहाँ पर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों, +2, तो +2 के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का 3d8। ठीक है, और 3d8 में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन, अगर हम इनको यहाँ पर देखें तो 3d8 में जो है 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना। तो बच्चों यहाँ पर जो Cn है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर पेयरिंग करवा लेगा वो। तो यहाँ पर अब क्या होगा, 3d8 पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, तो एक ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, ये वाला D। तो टोटल 4 लिगेंड है, तो यहाँ पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। तो यहाँ पर बच्चों आंसर हो जाएगा DsP2 यानी A। द सम ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इन द कॉम्प्लेक्स कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर का और ऑक्सीडेशन नंबर का हमने यहाँ पर सम पता करना है। तो देखो बच्चों, इस मेटल के साथ कितने लिगेंड है, टोटल 3 लिगेंड है, एक ऑक्सिलेटो है और 2 इथाइलिन डाइमीन है, दोनों ही जो है बाइडेंटेड लिगेंड है, तो 3 इंटू बाइडेंटेड लिगेंड यानी टोटल 6। तो बच्चों इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता करूं तो En पर कोई चार्ज नहीं होता, ऑक्सिलेटो पर कितने चार्ज होते हैं, 2 चार्ज होते हैं, तो ये एक लिगेंड यानी 2-, तो 2- जो है उस साइड जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 2+ हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो 2+ और ऑलरेडी इस पर जो है 1+ पहले से था क्योंकि Cl काउंटर आयन है, तो कुल मिला के हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3। तो 6 और 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 9। तो आंसर हो जाएगा बच्चों। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स, नेम पता करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो कितने लिगेंड है हमारे पास, 6 लिगेंड है, तो यहां पर हो जाएगा हेक्सा। लिगेंड कौन है, साइनाइड, साइनाइड का नाम कैसे होता है, साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। तो आपने लिगेंड और कितने नंबर ऑफ लिगेंड है वो लिख लिया। अब बच्चों हम क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं। तो यहां पर जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे माइनस चार्ज है, तो जो आयरन है वो 8 की फॉर्म में आएगा, यानी आयरन हो जाएगा फेरेट। ठीक, तो इसके बाद आपको लिखना है फेरेट, फेरेट।
और जो आयरन है यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3, तो रोमन न्यूमरल में पैरेंथेसिस के अंदर 3। क्लियर। और लास्ट में ये क्या जोड़ना है, आयन, क्योंकि काउंटर आयन तो है ही नहीं, तो हेक्सासाइनाइडोफेरेट आयन, यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, among the following complexes the one which show zero crystal field stabilization energy। अब देखिए बच्चों, यहां पर पहला मेटल है Mn, दूसरा मेटल हमारे पास है Fe, तीसरा हमारे पास है कोबाल्ट, और लास्ट वाला भी है कोबाल्ट, है ना, ठीक है। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है यहां पर +3, आयरन का भी है +3, कोबाल्ट का है +2 और लास्ट वाला है +25, ये 26, ये 27 और ये 27, ये इनका एटॉमिक नंबर है। तो 3d5 होना चाहिए, ठीक है, 3 निकल गए, 2 s से, 1 d से, तो 3d4। क्लियर। आयरन 26 यानी 3d6, तो ये हो जाएगा 3d5। 27 3d7, 2 उधर से निकल गए तो 3d7, s से निकलेंगे और यहां पर होगा 3d6। तो ये इनके ऑक्सीडेशन के बाद का बचे हुए इलेक्ट्रॉन है जो कि d ऑर्बिटल में रहेंगे। तो यहां पर सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल है, ऑल आर ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल यानी डेल्टा ओ की बात करेंगे। 2 टाइप के ऑर्बिटल यहां पर होते हैं, एक होता है Eg, वो Eg ऊपर होता है और T2G नीचे होता है। क्लियर। अब देखो 3d4 की बात करें तो देखो 3d4 में क्या होगा, 2 ऊपर और 3 नीचे, और यहां पर सारे के सारे लिगेंड क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, ये भी ध्यान रखना है। तो इसका मतलब जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पेयरिंग से, ठीक है, तो आराम से पेयरिंग हो जाएगी। तो अगर 3d4 को हम अरेंज करें तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 यहां, 1 यहां, 3 और 1 ऊपर 4, ये ऑर्बिटल है आपका Eg, ये है T2G, है ना, ऊपर मैंने बनाए हैं। 3d4 में टोटल एनर्जी की बात करूं तो ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है 0.6, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो हो जाएगा 0.6, और नीचे कितनी होती है -0.4, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा -1.2। अब देखिए माइनस की ज्यादा है प्लस की कम है, तो टोटल कितनी हो जाएगी -0.6, ये 0 नहीं हो रहा है। लेकिन बच्चों मैं आयरन की बात करूं तो आयरन में भी सेम हो जाएगा, 2 खाने ऊपर 3 खाने नीचे, है ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन को आप भरो तो 1 2 3 4 और 5, ऊपर एनर्जी कितनी होगी 0.6 इंटू 2 इक्वल टू प्लस 1.2, और नीचे कितनी होगी 0.4, माइनस है ना ये, इंटू 3 -1.2, यानी टोटल एनर्जी कितनी होगी 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो बोलने का मतलब ये बच्चों की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी 0 तभी होगी जब T2G ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और Eg ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां पर देखिए पॉसिबल नहीं है, 7 को आपको भरना है तो 4 नीचे आएंगे और 3 ऊपर आएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। 6 को आपने भरना है तो 4 नीचे और 2 ऊपर, यहां पर भी एनर्जी 0 नहीं हो सकती है, 0 केवल इसी केस में होगी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज यूज्ड एज एंटी कैंसर एजेंट। तो बच्चों एंटी कैंसर एजेंट सिस्प्लाटिन यूज होता है, कौन सा, सिस्प्लाटिन। तो आंसर हो गया हमारा बी विल बी द करेक्ट आंसर, सिस्प्लाटिन। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो आप बन सकता है पीटी, ठीक, 1 2 3 4, सिस का मतलब आइडेंटिकल लिगेंड जो है एक दूसरे के नजदीक होते हैं, तो Cl और इधर NH3 और NH3। क्लियर। और अगर इसको आप ट्रांस बनाना चाहोगे तो Cl को इधर लाओ, NH3 को इधर रख दो, तो ये हमारा एंटी कैंसर एजेंट। नेक्स्ट हमारे पास है, पूछा है कि मैग्नेटिक मूवमेंट 1.73 BM इनमें से किस कॉम्प्लेक्स का होगा। तो बच्चों जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट 1.73 होता है उसका मतलब उसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर बच्चों हमें यह ढूंढना है कि मेटल के डी ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन किस में होंगे। तो बच्चों यहां पर पहला ही आंसर आता है CuNH3 2। ठीक है, आप देखो कैसे,
Cu का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पर +2 है, ठीक है। और Cu का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d10 4s1, ठीक है। अच्छा, +2 के हिसाब से क्या होगा, एक यहाँ से निकलेगा एक यहाँ से निकलेगा, यानी 3d9 होगा। और 3d9 में बच्चों एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाता है, इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा 1। बाकी और आप देख लीजिए वहां पर जो है आपको डी ऑर्बिटल में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा, तो एक से ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जैसे अगर मैं सी की बात करूं TiCl4, तो यहाँ पे Ti का ऑक्सीडेशन नंबर है +4, तो इसका मतलब +4 का मतलब होता है ये आर्गन के जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा, तो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। उसी तरह कोबाल्ट में भी आप चेक कर सकते हैं और निकल में भी आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ऑब्वियसली जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हमेशा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो है सारे के सारे क्या है, हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है, NH3 है, ठीक है। तो देखते हैं वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, sp3d2 ऐसे होने वाला है, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। लेकिन साथ में बच्चों पैरामैग्नेटिक भी होना चाहिए। तो पहला चेक करते हैं ए, निकल। तो निकल होता है बच्चों 3d8 4s2, ठीक है। तो निकल का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है +2, तो +2 के हिसाब से हो गया 3d8, ठीक है। तो 3d8 में बच्चों क्या होगा, तो 3d8 में और 4s2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहाँ पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो अब जो NH3 है वो इनको पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, क्योंकि NH3 एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये S और इधर के जो है 3p और बाद के d ऑर्बिटल वो एक्सेप्ट करने वाला है। तो यहाँ पर sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा और अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ए। तो बाकी आप देख लीजिए किस तरह से होने वाला है, सब में यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। 19, of the following complex ion which is diamagnetic in nature। diamagnetic मतलब सारे इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, पेयर्ड होने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो देख लेते हैं सबसे पहला NiCN4, ठीक है। तो यहाँ 3d8 and 4s2 ये था। और बच्चों से इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होने वाला है +2, तो ये तो दोनों गए 3d8 हो जाएगा, 3d8, ठीक है। अच्छा, 3d8 में बच्चों क्या होगा कि जो CN है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करवा देगा। और जब ये पेयर्ड करवा देगा तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा बन जाएगा, डायमैग्नेटिक बन जाएगा। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। बाकी सब में बच्चों जो लिगेंड दे रखे हैं, देखो इसमें F, Cl और Cl, ये सारे वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं करवा पाएंगे। और जब पेयर्ड नहीं करवा पाएंगे तो कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा। तो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। 20, द कॉम्प्लेक्स, एक ये कॉम्प्लेक्स और दूसरा ये कॉम्प्लेक्स है ना। एग्जाम्पल ऑफ द विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, देखो CONH3 और CrCN, उसके बाद देखो Cr के साथ NH3 आएगा, CO के साथ, यानी लिगेंड का एक्सचेंज हो गया। तो बच्चों इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखे, लेकिन आंसर मैं आपको बता देता हूँ, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। 21, द कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4, 4 अलग अलग टाइप के जो है यहाँ पर लिगेंड है। तो ये बोलेगा कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये हो गया हमारे पास MABCD, इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स हो गया है ना। और जब इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स होता है तो टोटल उसके बच्चों 3 आइसोमर बनते हैं, क्योंकि इनका अरेंजमेंट आप करोगे तो आपको 3 अलग अलग टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने को मिलेंगे। तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी। 22, which of the following complex ion is not expected to absorb visible light। ठीक है, तो बच्चों वही कॉम्प्लेक्स लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो था ना कॉन्सेप्ट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे तो वो किसी भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, यानी वो कलरलेस दिखेगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर जो हमारे पास आंसर होगा वो एक ही आ गया इसी तरह। अभी मैंने ये सॉल्व किया था, तो यहां पर जो होगा वो 3d8 होगा और Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करवा देगा, पेयर्ड करवा देगा। तो कोई भी अनपेयर्ड नहीं होगा, तो वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं।
जबकि आप बाकी कॉम्प्लेक्स में देखोगे सारे जो है वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड कभी भी इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं करवा पाते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो हमेशा लाइट एब्जॉर्ब। 23 क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर द हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों D4 है और हाई स्पिन है, हाई स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे भी है और ऊपर भी है। तो D4 में हम क्या करेंगे, 3 ऑर्बिटल को नीचे रखेंगे और 2 ऑर्बिटल को ऊपर रखेंगे, ये T2G और ये EG। यहाँ पर गैप कम है, गैप कम है, इसीलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है ना, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, 1 2 3 और एक ऊपर 4। तो बच्चों EG में 1 इलेक्ट्रॉन और T2G में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो इसको पहले काउंट करो, तुम प्लस 0.6 इंटू 1 इक्वल टू 0.6, ये इतना हो गया। और बच्चों 3 जो है हमारे पास माइनस के, तो माइनस 0.4 इंटू 3 इक्वल टू 1.2 माइनस, तो माइनस के 1.2 प्लस के 0.6, तो इक्वल टू हो जाएगा 0.6। तो इसकी एनर्जी हो जाएगी 0.6, अब वो भी किस में, माइनस में, माइनस 0.6, माइनस 0.6, क्योंकि माइनस के ज्यादा है प्लस के कम है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है 20, द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 डिफरेंट कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद द कंपोजिशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू। अच्छा, 2 अलग अलग कलर्ड कब बनाएगा, जब बच्चों इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगी, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर की वजह से ही लिगेंड का पोजीशन चेंज होगी, तो ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स। लिंकेज पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पर NO2 और CN लिगेंड है नहीं, कोऑर्डिनेशन पॉसिबल है नहीं, और आयोनाइजेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो बचा क्या बच्चों, ज्योमेट्रिकल। तो एक सिस बनाएगा उसका अलग कलर होगा, एक ट्रांस बनाएगा उसका अलग कलर होगा। उसके बाद आ गया बच्चों 25, आउट ऑफ ये सारे कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं यहाँ पर, और पूछा है कलरलेस कौन होगा। तो कलरलेस वही होगा जिनके पास सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, ठीक है बच्चों। तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड किसके पास होंगे, देखो जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ खास तरह का होगा। तो बच्चों यहां पर जो आंसर होगा 25 वो होगा C, और मैं C को सॉल्व करके आपको बता देता हूं। देखो CuCl2, तो CuCl2 में बच्चों Cu का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है +1, और +1 का मतलब होता है 3d10, क्योंकि 4 है, तो 3d10 का मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है। उसी तरह TiF6 2-, तो TiF6 2- में Ti का ऑक्सीडेशन नंबर होता है बच्चों +4, और टाइटेनियम में होता है 3d2n4s2। तो सारे इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए तो +4 हो जाएगा, तो ये मतलब आर्गन के जैसे बिहेव करेगा, तो इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, पेयर्ड है। तो बच्चों जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स कलरलेस होगा, ठीक है। चलो, तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। अब देखिए बच्चों, वही सब्सटेंस विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा जो कलर प्रोड्यूस करेगा, है ना, यानी अगर विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तभी जाके कलर प्रोड्यूस करेगा। और विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब वही कॉम्प्लेक्स करेगा जिसमें डी ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है भाई। अगर डी ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो वो कभी भी कलर सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, यानी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो अब हमें क्या देखना है कि डी ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन किस कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा ए ऑप्शन है, स्कैंडियम। यहां पर स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, क्लियर। और अगर मैं स्कैंडियम के एटॉमिक नंबर की बात करूं तो इसका होता है 21 यानी 3d14s2। और जब ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर करेगा तो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यानी ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा। तो डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। इसी तरह दूसरा चेक करो, बी टाइटेनियम। तो टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +4। नॉर्मल कंडीशन में टाइटेनियम होता है 3d2n4s2,
+4 आने के लिए 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो अगेन आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आ जाएगा, यानी यहां पर भी 3D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सी वाला चेक कीजिए, क्रोमियम। क्रोमियम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। क्रोमियम का नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है 3d5n4s1। +3 ऑक्सीडेशन करने के लिए एक यहां से जाएगा, 2 यहां से जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 3d3। और 3d3 मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहेंगे, तो एक ये, 2 ये और 3 ये। अब जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये तो ऊपर वाले ऑर्बिटल में चले जाएंगे, तो ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, यानी इट प्रोड्यूस कलर। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। और इसी तरह जिंक को भी आप कर सकते हैं। यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, और +2 होगा तो क्या हो जाएगा 3d10 और 4s0, और 3d10 का मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है। क्वेश्चन नंबर 27 और 28। पहले 27 की बात करते हैं। Which of the following does not show optical isomerism? अब देखिए बच्चों, to show optical isomerism, the complex must have a bidentate ligand, bidentate या didentate ligand का होना जरूरी है। डायरेक्ट इससे पता कर सकते हैं। अच्छा, अब ऑप्शन देखो किसमें बाइडेंटेड ligand है। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ए, सी और डी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, बी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और बच्चों दूसरे तरीके से अगर इसको हम सॉल्व करें, तो जो बी है उसका फॉर्मूला आता है Ma3NB3। Ma3 और B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स फेशियल एंड मेरिडियोनल टाइप की आइसोमेरिज्म शो करेगा, यानी एक तरह की ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। क्वेश्चन नंबर 28। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल विल बी मैक्सिमम। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मैक्सिमम डेल्टा ओ के लिए कब होगी? जब कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड वहां पर होगा। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा। तो अगर बच्चों आप यहां पर लाइगेंड चेक करें, अब लाइगेंड देखिए, यहां H2O है, यहां CN है, यहां NH3 है, यहां ऑक्सोलेटो है। तो CN जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा करेगा, ठीक। तो आंसर हो जाएगा सी। और आपने अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी, तो उसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर दे रखा है। तो CN सबसे ज्यादा, एमाइन NH3, उसके बाद आता है ऑक्सलेटो, ठीक, और लास्ट में आता है वाटर। तो कौन हुआ बच्चों? CN ज्यादा हुआ। तो आंसर हो जाएगा सी। मैग्नेटिक बिहेवियर, तो इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा सबसे ज्यादा? तो बच्चों जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है किसी कॉम्प्लेक्स का, वो किसकी वजह से होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना बच्चों। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, ये बताया था आपको, ठीक है। तो अब बच्चों आपको जो है हर किसी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है और ये देखना है कि उसके डी ब्लॉक में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो सपोज मैं ए की बात करूं, तो यहां पर जो V का ऑक्सीडेशन नंबर आता है, वेनेडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, तो बच्चों यहां पर आता है +5। उसी तरह बी में जो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो आता है बच्चों +2। सी में जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है वो आता है और टाइटेनियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आता है +3, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बच्चों यहाँ पर V में +5 है, तो वेनेडियम जो है कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। D3N4S2 सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो यहाँ पर D ऑर्बिटल में कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो D 0 है। F2 की अगर हम बात करें 2+, तो बच्चों F का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है वो होता है 3D6N4S2, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी S2 से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो F2+ में होगा 3D6। 3D6 का मतलब होता है टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, कोबाल्ट 5+5 की बात करें तो
आयरन के बाद आता है कोबाल्ट, तो 3d7n4s2, ठीक है। और अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो यहाँ पर बचता है बच्चों 3d4। तो बच्चों यहाँ पर 3d4 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसमें यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना। वहीं अगर मैं टाइटेनियम की बात करूं तो टाइटेनियम +3 यानी 3d2 4s2, है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे यहां से, तो कितना बचा बच्चों इसमें 3d1, तो यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो बी और सी के पास बच्चों दोनों में इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन जो बी है उसमें EN इथाइलिन डाइअमीन एज जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बच्चों। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करवा देगा, पेयर्ड करवा देगा। तो इसके पास बाद में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा सी, क्योंकि सी में सारे लिगेंड ऐसे हैं जो कि वीक फील्ड लिगेंड है। तो आंसर हो जाएगा सी। समझ में बात आ गई। चलो 30, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स, ठीक है। एनेंशियोमर्स देने का मतलब क्या होगा बच्चों, इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है, मोस्टली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एक्टिवल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो बच्चों देखो यहां पर इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, इस टाइप का भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल में 6 के 6 लिगेंड एक जैसे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर 4 के 4 लिगेंड एक जैसे हैं, तो यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये 2 कर सकते हैं, बी और डी में से पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर जो है CO के साथ COEnCl2 है और CH3Cl2, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमर की बात करूं तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, डी ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, क्योंकि CONS3 4Cl2 प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेंगे। अभी पिछले वीडियो में ये सॉल्व किया था, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये एनेंशियोमर नहीं बनाएगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा बी, COEnCl2। और कैसे करेगा, देखो COEnCl2 ये हमारा CO है, और बच्चों यहाँ पर देखो ये वाला, तो एक EN इधर इस तरह से और एक EN इधर इस तरह से, एक Cl इधर एक Cl इधर, ठीक है। तो अब जब हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो बिल्कुल जस्ट एक मिरर इमेज बनेगी जो दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर होंगे। तो बच्चों आंसर हो जाएगा 31। द डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन Cr+2 Mn+2 Fe+2 निकल+2 ये दे रखा है ना। तो ये बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वा कॉम्प्लेक्सेस विल एग्जिबिट मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। देखो तो बच्चों मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे कम होंगे। तो अब हमें यह देखना है कि डी ऑर्बिटल में सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है, ठीक है। तो यहां पर देखिए बच्चों 3d8, जब 3d8 भरेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बाकी अगर 3d6 की बात करूं मैं तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3d5 की बात करें तो जो है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 4 होंगे। 3d4 की बात करें तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जितने ज्यादा डी ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने कम होते जाएंगे। तो बच्चों डी किसका सिंबल आ रहा है, निकल+2 का, तो निकल+2 का है यहाँ पर है बी। तो आंसर हो जाएगा बी 32। नेक्स्ट हमारे पास है एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है और ये पूछा कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट 3.83 bm है, तो इसके 3d इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। 3.83 का मतलब होता है इसमें जो है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों। तो अब आपको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि क्रोमियम के साथ कौन सा लिगेंड जुड़ा है, H2 मतलब वीक फील्ड लिगेंड। तो इसका मतलब तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन जो है नीचे वाले ऑर्बिटल में यानी T2g वाले ऑर्बिटल में ही रहने वाले हैं, Eg ऑर्बिटल में वो नहीं जाएंगे क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है इन T2g ऑर्बिटल में रहेंगे। और बच्चों इनका जो d ऑर्बिटल का नाम है वो है dxy, dyz और dxz। तो एक एक इलेक्ट्रॉन इन सब में भर जाएगा, सीधी सी बात है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा हमारा डी 33। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो किस तरह की आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो यहाँ पर बच्चों 4 टाइप के आइसोमेरिज्म, लिंकेज, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और आयोनाइजेशन, है ना। तो बच्चों देखो सबसे पहले यहाँ पर NO2 है,
तो NO2 जो है लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है, क्योंकि ये लिगेंड लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो लिंकेज सब में आएगा। ठीक है, तो आयोनाइजेशन, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ये तो ऑप्शन गया। उसके बाद देखो Cl बाहर है तो Cl अंदर जाएगा और NO2 बाहर आ जाएगा, इसका मतलब ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। तो आयोनाइजेशन बच्चों किसमें है, देखो इसमें आयोनाइजेशन नहीं है, आयोनाइजेशन इन दोनों में है, तो बी और सी में से पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखो इसमें 4 लिगेंड जो है एक जैसे हैं और 2 लिगेंड अलग टाइप के हैं, तो ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है। तो ऑप्टिकल पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा सी। लिंकेज भी करेगा क्योंकि NO2 लिगेंड है, आयोनाइजेशन करेगा क्योंकि Cl लिगेंड भी हो सकता है और काउंटर आयन भी हो सकता है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे करेगा, देखो CO और यहाँ पर आप 4 लिगेंड, देखो यहाँ पर NO2 और NO2 है ना, और आप क्या करो NH3 को इधर लगा दो। तो बच्चों ये किस तरह का हो गया, हमारे पास दोनों NO2 अपोजिट है, दिस इज ट्रांस, और उसके बाद NO2 NO2 नजदीक आ जाएंगे तो सिस। तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी। 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मोस्टली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से हैं, ये दोनों ऑक्टाहेड्रल है, ये दोनों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो इन दोनों को तो आप कर दो डिलीट, तो बी और डी में से एक आंसर होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहां पर जो है ट्रांस और सिस, ट्रांस जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता है, अगर आप इसका आइसोमर बनाओगे तो कैसे बनेगा, इस तरह का, तो Cl और Cl और En इस तरह और En इस तरह, है ना। तो बच्चों देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है, तो इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ये सिस वाला सेम कंपाउंड है, सिस वाला देखिए, सिस वाला कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6, तो सिस वाले में Cl और Cl नजदीक रहेंगे और En क्या होगा, इधर रहेगा ऐसे En, है ना। तो ये अब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा, तो अब इसका हम जो है एक एनेंटियोमर बना सकते हैं, तो इसीलिए बच्चों आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 35, which one of the following is an inner orbital complexes as well as diamagnetic। इनर भी होना चाहिए और डायमैग्नेटिक भी होना चाहिए, तो सारे बच्चों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, तो इनर का मतलब हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए इसमें D2sp3, और डायमैग्नेटिक का मतलब सारे इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, पेयर्ड होने चाहिए। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर Zn है पहला वाला, तो Zn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पर +2, और +2 का मतलब 3d10, तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये डायमैग्नेटिक होगा, लेकिन इसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस पॉसिबल नहीं है, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d2, क्योंकि d ऑर्बिटल खाली है ही नहीं, तो ये तो गया। ठीक है, दूसरा अगर हम CrNH3 की बात करें तो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना है +3। ठीक है, क्रोमियम कितना होता है बच्चों 3d5 4s1। ठीक है, +3 की बात करें तो +3 में 3 निकल गए, एक यहाँ से निकल गया, 2 यहाँ से निकल गए, 3d3 रहने वाला है ना। अच्छा 3d3 रहने वाला है, तो इसमें तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे, क्योंकि इसके साथ कौन सा लिगेंड जुड़ा है, वीक फील्ड लिगेंड, तो अनपेयर्ड रहेगा, तो ये डायमैग्नेटिक नहीं बल्कि क्या होगा बच्चों, पैरामैग्नेटिक, है ना। तो जब पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा D2sp3, यानी ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है बट इट विल पैरामैग्नेटिक, तो बच्चों हमारा आंसर होगा सी, CONH3 का होल ट्वाइस। देखो कैसे, यहाँ पे देखो CO है ना, तो CO का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है +3। ठीक है, कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है 27, यानी 3d7n4s2, तो CO+3 होगा, तो 2 यहाँ से निकल गए, एक यहाँ से निकल, 3d6 है ना बच्चों। तो 3d6 का मतलब होता है कि, ठीक है, तो CO के साथ बच्चों क्या जुड़ा हुआ है, NH3 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर बच्चों NH3 क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करवा देगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 d ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएंगे, तो 3d यहाँ पर हो जाएगा D2sp3। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है,
और यहां पर जो है सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे, तो डायमैग्नेटिक और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी। 36 पे आ जाओ। तो बच्चों इनमें हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व भी कराया था। निकल टेट्रा कार्बोनिल में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, निकल साइनाइडो में D2sp3 होता है, और अगेन निकल टेट्रा क्लोरिडो में होता है sp3। तो बच्चों आंसर हो जाएगा बी। 37 पे आ जाओ। कंसिडर H2O एज ए वीक फील्ड लिगेंड, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन MnH2O6+2 विल बी। तो यहां पर बच्चों पहले आपको पता करना है कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। अगर Mn की नॉर्मल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाए तो 3d5n4s2, तो +2 के हिसाब से 2 तो निकल गए यहां से, तो क्या बचा 3d5। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे 5। तो आंसर हो जाएगा बी। 38 Cn- इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यस दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, इसमें बच्चों आंसर आएगा इट इज ए स्यूडो हैलाइड। जो स्यूडो हैलाइड होते हैं वो बच्चों पाई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है और मेटल को जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। दे फॉर्म पाई कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द स्यूडो हैलाइड। 39 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव मेटल कार्बन बॉन्ड। तो मेटल के साथ डायरेक्ट कौन सा नहीं जुड़ा है, देखो यहाँ पर मेटल के साथ जुड़ा है, पॉसिबल है नहीं। निकल जो है सी के साथ जुड़ा है, पॉसिबल नहीं है। पीटी जो है सी के साथ जुड़ा है, पॉसिबल नहीं है। बचा कौन, ए। आंसर हो जाएगा ए। देखो बच्चों एल्यूमिनियम किसके साथ जुड़ा है, कार्बन के साथ नहीं जुड़ा है, बल्कि किसके साथ जुड़ा है, OC2H5। तो एल्यूमिनियम O के साथ जुड़ा है, न कि कार्बन के साथ। तो यहाँ पर मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं बनने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। तो आंसर हो जाएगा ए। तो ये था हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 2 पार्ट में मैंने इसको बनाया है, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कंफ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।